हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सीरीज़ में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कल तक के लेक्चर में टेक्सोनॉमिकल एड्स के म्यूजियम तक पढ़े थे। आज हम बुक्स से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं उन सबका जो मेन फंक्शन होता है वो आइडेंटिफिकेशन ही होता है, या फिर किसी रिसर्च के लिए उन डाटा का यूज़ करना ही मेन पर्पस होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स का। और ये एक का नहीं, ऑलमोस्ट सबका होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा के बारे में। तो देखिए, जैसे फ्लोरा है वो नाम से ही लग रहा है कि वो फूल, फ्लोरा मतलब फूल, वो प्लांट्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोरा क्या हुआ? एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरा। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट है उसका हैबिटेट क्या है और वो उसमें कितना है, मतलब अगर उस पर्टिकुलर एरिया में उसी प्लांट स्पीसीज़ के कितने सारे प्लांट्स हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरा, ठीक है। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और फ्लोरा जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट स्पीसीज़ है, मतलब कि नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज़। जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे देखिए, आम जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि वो 2-3 तरह का आता है, उसका 2-3 स्पीसीज़ होता है, जैसे मालदा आम, लंगड़ा आम, उसी तरीके से और भी कुछ तो वो सब तो स्पीसीज़ हुआ, प्लांट तो हुआ कि मैंगो का ही है, बट वो जैसे मैं वैरायटी जो बताई मैंगो का, वो तो उसका स्पीसीज़ में आएगा। तो उसी तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में एक सिंगल प्लांट के कितने स्पीसीज़ हैं उसको हम लोग फ्लोरा, उसका जो सारा डिटेल्स है वो फ्लोरा बताता है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि इन अ गिवन एरिया कितने प्लांट्स हैं, उसका कुछ डिटेल्स, फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्लांट का एक्चुअल हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और फिर प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज इन अ एरिया, और फिर वो इंडेक्स बताएगा कि उस एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट के स्पीसीज हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फ्लोरा के बाद पढ़ेंगे मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। तो देखिए, जो ये फर्स्ट लाइन है ना हम लोग का, बेसिकली वो मैनुअल्स के बारे में है, एंड द सेकंड लाइन इज अबाउट मोनोग्राफ। तो देखिए, मैनुअल्स क्या करता है कि एक एरिया में कितने प्लांट्स हैं उन सब की स्पीसीज़ का नाम बताता है और उस सब का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता है। बट जो मोनोग्राफ होता है, देखिए मोनोग्राफ में और मैनुअल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैनुअल जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने तरह के प्लांट्स हैं उनके सारे स्पीसीज़ के बारे में बताता है। बट जो मोनोग्राफ्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टैक्सन के बारे में बताते हैं, वो सिर्फ एक रैंक के बारे में। अगर हम उसको रैंक बता देंगे कि अच्छा इस वाले रैंक का, तो वो उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो देखिए, इन एन एरिया इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन वो बता देगा आपका। मोनोग्राफ्स भी और मैनुअल्स भी। मैनुअल ये है कि वो कितने एक एरिया में कितने तरह के प्लांट के स्पीसीज़ है वो उन सब के बारे में बताएगा। बट मोनोग्राफ जो है वो एक पर्टिकुलर टैक्सन के बारे में बताएगा, वो आपको पर्टिकुलर एक रैंक के बारे में बताएगा, ठीक है। तो कैटलॉग क्या हुआ कि एक एरिया में जितने भी स्पीसीज़ हैं प्लांट्स के, उन सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करे और उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे, ठीक है। और ये कैटलॉग क्या करता है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, इसमें 1% भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन वाला चीज़ नहीं रहता है, ठीक है। और देखिए, ये एक रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन की तरह काम करता है। जैसे जो पुलिस वाले होते हैं वो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखते हैं, उसी तरीके से कैटलॉग में जो है एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्पीसीज़ है उन सब का रिकॉर्ड रहता है कि पहले ये प्लांट्स थे, अब ये हैं, उन सब का यूज़, और एकदम टू द पॉइंट चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जो है हम लोग की के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, की जो है, अभी तक हम लोग जितना भी टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े वो या तो कोई प्लेस था या फिर बुक था। जैसे हम लोग जूलॉजिकल पार्क पढ़े, म्यूज़ियम्स पढ़े या कुछ भी पढ़े, तो वो सब जो है या तो प्लेस था या फ्लोरा के बारे में पढ़े, तो या तो वो बुक था। बट की जो है वो ना ही तो प्लेस है और ना ही कोई बुक है, ठीक है। और ये जो है देखिए, एनालिटिकल होता है नेचर में, मतलब कि उसको कोई सोच समझ के उसको बनाता है, मतलब सोच समझ के तो सबको बनाता है, बट एनालिटिकल कुछ भी ऐसे रैंडमली नहीं करते। जैसे देखिए, जूलॉजिकल पार्क बना तो हाँ ठीक है, वो रैंडमली किसी का आइडिया हो सकता है, बट एनालिटिकली नेचर हुआ कि मतलब वो लोग नेचर के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करते हैं और तब जाके करते हैं। तो देखिए, पर्पस इसका भी हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। और इसमें जो है एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रास्ट रहता है, मतलब कि जैसे मान के चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आदमी है, उसके घर चोरी हुआ, ठीक है। तो जब उसके यहाँ चोरी हुआ तो नौकर ना चोर को देखा, नौकर घर पर ही था उस समय, तो नौकर जो है वो चोर को देखा। तो पुलिस आई तो उसने नौकर से पूछा कि तुमने चोर को देखा था या नहीं देखा था। तो
देखिए अब नौकर ये भी कह सकता है कि हाँ हम देखे थे, या वो ये भी कह सकता है कि नहीं हम नहीं देखे थे। तो अब वो ये तो नहीं कह सकता कि हाँ हम देखे भी थे और नहीं भी देखे थे, ऐसा तो नहीं कह सकता है। तो इससे ना पुलिस को पता चल जाएगा, इससे पुलिस को एक लीड मिलेगा कि अच्छा नौकर को ये नहीं देखा था। तो अगर वो नहीं देखा था तो इसके बाद वो उससे कोई सवाल नहीं करेगा, बट अगर वो देखा था तो उससे वो पूछेगा ना कि मतलब ग्रुप में वो थे या फिर वो सिर्फ और सिर्फ वो आया था, मतलब एक सिर्फ सिंगल चोर आया था, या वो लोग का पूरा एक गैंग था, या फिर कुछ भी जिस हिसाब से पुलिस छानबीन करते हैं। तो उसी तरीके से की में भी एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट रहता है, उसको हम लोग कपलेट कहते हैं, ठीक है। उसमें देखिए जैसे पुलिस उससे पूछा कि आप घर पे उस समय थे या नहीं थे, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि हम थे भी और नहीं भी थे, तो ये तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा, उसको 4 डंडा वहीं पे पड़ेगा। तो और जैसे वो बताया तो पुलिस को समझ में आ गया, तो वो क्या किए पुलिस कि अच्छा अपना एक स्टेटमेंट को वो रिजेक्ट कर दिए। अगर वो कहा कि नहीं हम नहीं देखे थे तो फिर पुलिस जो है उससे आगे सवाल जवाब करना बंद कर देगा, बट अगर वो कहेगा कि नहीं हम देखे थे तो फिर वो आगे सवाल जवाब करेगा। तो उसमें इस केस में क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट हुआ, बट जो अनदर है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और देखिए जैसे पुलिस किया, उससे पूछताछ किया तो उसको एक स्टेटमेंट मिला, तो वो पुलिस के लिए क्या होगा, एक एज अ लीड काम करेगा, वो लीड हो जाएगा पुलिस के लिए, क्लू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से की में भी जो एक एक स्टेटमेंट होता है कपलेट का, उसको हम लोग लीड कहते हैं, ठीक है। और देखिए हर एक टैक्सोनॉमिक कीज़ के लिए अलग अलग कीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। अब मान के चलिए यहाँ तो चोरी हुआ तो पुलिस ऐसे करके उनसे पूछा, बट अगर मान के चलिए जहाँ पे कोई सुसाइड किया है तो वहाँ पुलिस ये नहीं ना पूछेगा, वहाँ तो वो दूसरा सवाल करेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम था या कुछ भी, मतलब जिस हिसाब से पुलिस करते हैं वो उस हिसाब से पूछताछ उनसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके से हम लोग को कुछ फादर के बारे में दिया है, किसी जो कि हम लोग को याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे वो एरिस्टोटल थे, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, एंड लास्ट जो हम लोग को फादर पढ़ना है वो टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, कैरोलस लीनियस के बारे में। देखिए जो लास्ट वाला है कैरोलस लीनियस जो टैक्सोनॉमी के फादर थे, उनको हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, कार कैरोलस का कार, वो आया टैक्सी, कार टैक्सी, यानी कि कैरोलस लीनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के थे, ठीक है।